बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज का जो हमारा सेशन है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करनी है। लास्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेनली जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के जो ओवरव्यू है उस पर भी हमने बात करनी है थोड़ी सी, जो हमने चीज़ें सीखी थी। और लेटर ऑन आज के टॉपिक जो हमारा होगा वो है न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस, उस पर हमने डिस्कशन भी करनी है। लेकिन पहले हम चलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है हमारा, जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स एज ए रिसोर्स, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ एसेट्स होते हैं, कैश होता है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो हमारे पास वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी क्या है, हमारे पास एक रिसोर्स है। रिसोर्स किस तरह, इसको हम अगर अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, सोर्स ऑफ सक्सेस हो सकता है। हम अपनी मार्केट में compete कर सकते हैं दूसरे जितने भी राइवल्स हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे पास रिसोर्स है। ये एक कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी HR को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है। आया कि वो दूसरी कंपनीज़ के साथ, दूसरे राइवल्स के साथ उसको सक्सेसफुली compete कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसकी सलाहियतों पे डिपेंड करता है जो उसने HR हायर की है और जो उसकी HR के पास स्किल्स हैं, और फर्दर उन स्किल्स को मैनेजमेंट कैसे यूज़ करवाती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिनेरियो को चेंज करते जाएं और इस बात को अपना हम मॉडर्न एज की तरफ लेके जाएं, जब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एक एवोल्यूशन का सफ़र है वो शुरू किया था, तो उस वक्त HR को कुछ और मीनिंग में लिया जाता था। आज ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट ट्रैक पे काम कर रही हैं। HR की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, और मैनेजमेंट में या फाइनेंस लेवल पे या किसी भी जगह पे किसी जब पर्सन को एक एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर किया जाता है तो उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की जो तलाश में लोग होते हैं वो आते हैं। लेकिन हायर किसको किया जाता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट होता है, जिसके पास स्किल अच्छी होती है, जो मल्टी स्किल होल्डर के साथ साथ इनोवेटिव माइंड होता है उसका। और वो भी जो एक एम्प्लॉई है वो तब अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करता है जब वो बहुत सारी चीज़ें देखता है कि आया मुझे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होगा तो वो उसको ज्वाइन करेगा। अगर उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को ये देखें कि पहले एक स्टैटिक लेवल पे होती थी, फिर वक्तन फ़वक्तन जो भी चेंजेस आती गई, और स्पेशली जब टेक्नोलॉजी की चेंज आई, और फिर आज तो टेक्नोलॉजी का इतना फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं कि एक वर्चुअल लेवल पे, यानी कि आप ये देखते हैं कि इवन की इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजंस हो रहे होते हैं और कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स यूज़ हो रही होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो उस वक्त को हम माइंड में रखें जब कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं था, बल्कि कैलकुलेटर को भी एक एडवांस मशीनरी समझा जाता था। और आज हम देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स हैं जो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में HRM को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो हमने जो इसका दो पार्ट हैं, एक था इसका HRM इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, दूसरा उसका पार्ट है न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस। लेकिन जो पहला हमारा था HRM इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमें 3 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज कौन था? जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हमने डिटेल से देखा। दूसरा चैलेंज कौन सा था? जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नौइयत का है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना होता है और उसको लेके चलना होता है। तीसरा हमारे पास एलिमेंट था इंडिविजुअल का चैलेंज, यानी कि जो इंडिविजुअली आप एक एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करते हैं और एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए, वो कैसे आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जिस पेस के साथ हमें बढ़ना है वो इंडिविजुअल भी उस तरह से साथ चलें और उन टारगेट्स को अचीव करें। ये हमने डिटेल से चीज़ें कवर की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने देखना है कि जो न्यू ट्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे हैं, उनको कैसे कैटर किया जाता है और होते क्या क्या हैं। तो न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस, न्यू ट्रेंड्स, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? हम पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं कि
आए दिन हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही हैं और किस चीज़ को हम न्यू ट्रेंड कहते हैं। अब देखें वक्त एक एक चीज़ का हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लें जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, पुराने वक्तों की थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, यानी कि एक आप अगर गूगल करें तो आप देखें कि एक मोस्ट ओल्ड कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग मोर या मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसमें बहुत सारे किस्म के आपके नाम सामने आ जाएंगे। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसको हमने ओवरव्यू किया। अब अगर देखें हम लेट्स सपोज कहते हैं कि 1800 में या 1900 में 1900 में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी XYZ, जिसका हम नाम लेते हैं, और उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद थी 5 लाख। और उसी कंपनी XYZ को एम्प्लॉय की तादाद आप देख लें 2022 में, तो आपको कहीं 500 के या 5000 के लगभग नज़र आएंगे। तो ये क्या हुआ कि आप देखें पहले नंबर पे अगर उसको हेड कर रहा था CEO या उसका जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसके नीचे कई सारे डायरेक्टर्स होंगे जो रीजन वाइज मॉनिटर कर रहे थे, यानी कि एक है वो एक कॉन्टिनेंट को मॉनिटर कर रहा है, दूसरा दूसरे को, तीसरा चौथे पाँचवें, इस तरीके से मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो ऑपरेट हो रही थे। इनके नीचे फिर आगे HR के, मार्केटिंग के, फाइनेंस की मैनेजमेंट थी। इसी तरीके से हर एक रीजन के नीचे ये चीज़ें थी, और फिर उनके नीचे मैनेजमेंट, और इस तरीके से हिरारकी जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। अब क्या हुआ, जब 500 की बात करते हैं तो ये हिरारकी बजाय इसके कि इस तरीके से ट्रैक करे, यानी कि ये वर्टिकल की बजाय क्या हुआ, टॉप पे CEO है और एक जो है उसका दरमियान में फाइनेंस का, HR का और मार्केटिंग का मैनेजर थे, वो उसको हेड कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हर कॉन्टिनेंट को मैनेज कर रहे हैं। और इस तरीके से फर्दर जो है हर एक ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ये जो एक कॉन्टिनेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ मॉनिटर करें। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनकी हिरारकी मिडल टॉप लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक लेवल की मैनेजमेंट है और उसका हेड है, और उसके नीचे जो है वो मिडल लेवल पे मैनेजमेंट है, और करते करते इस तरीके से मैनेजमेंट की एक तरतीब बदलती जा रही थी। अब अगर देखा जाए तो ये एक जमघट्टा सा जो लोग हैं यहाँ पे सुकड़ के कितने हो गए, यानी कि एक वर्टिकल जो हिरारकी थी जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते थे, अब उनसे ये चीज़ शॉर्ट होके कम एम्प्लॉयज़ पे बात चली गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि फ्लैट हो गई है, जिसको हम कहते हैं ये इस तरीके से ये फ्लैट हो गया है हमारे पास एम्प्लॉयज़ का एक स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, ये यानी कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के पास स्किल आती गई, पहले हमें जो क्लर्क टाइप होते थे वो लाखों की तादाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते थे, 2 लाख 3 लाख, और उसके ऊपर मैनेजमेंट है जो मतलब वो जो काम कर रहे थे टेक्निकल लोग थे। अब टेक्निकल लोगों को टेक्नोलॉजी ने जो है वो चेंज कर लिया, यानी कि ऑटोमेटेड मशीनरीज आ गई। उसके बाद जो हमारे पास फाइनेंस के मामलात हैं वो PhD SAP के कोर्सेज जो हम मुख्तलिफ करते हैं, क्विक बुक है, अकाउंटिंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं अकाउंट्स के मामलात को मैनेज करने के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर आ गया जिसको हमने डाटा इंटर करते गए डेली बेसिस पे, हमने इंसर्ट किया और एंटर की कमांड दी, और नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट रिक्वायर्ड था जिस फॉर्मेट में था हमें फ़ौरन से मिल गया। तो अगर ये देखा जाए जो लाखों में क्लर्क की पहले ज़रूरत थी वो कंप्यूटर ने आके सैकड़ों में उनको रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, लोगों ने हथौड़े पकड़े होते थे, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो होती थी वो चीज़ें काम करने के लिए, मतलब कि उनकी अब उनका देखें हुजम भी कम हो गया, और ऑटोमेटिकली उसको कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुझे एक पार्ट चाहिए जिसका सरकमफेरेंस इतना हो, जिसके अंदर फर्दर जो है कैटेगरीज इतनी हूँ, डॉट्स इतने हूँ, सुराख इतने हूँ, तो आपने उसको एक डायमीटर, उसको एक जो दे दी, क्या नाम कहते हैं, एक ड्राइंग टाइप दे दी, और उस स्ट्रक्चर की बेसिस पे आपने कमांड दी तो वो आपकी प्रोडक्शन शुरू कर देगा, आप लाखों में चीज़ें प्रोड्यूस करते जाएं। अब आप देखें मशीनरी जो है वो उसका इतना इस्तेमाल ऑटोमेटेड हो चुका है कि आप एक मार्केट में
कोई एक मॉडल की गाड़ी देखते हैं, एक मॉडल का मोटरसाइकिल देखते हैं, सेम टू सेम हर उसका पार्ट एक जैसा बना था। क्यों? वो मशीनरी ने प्रोड्यूस किया। पहले जबकि हाथ से मैनुअली जब ये काम करते थे तो बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये बात आपको समझ अब तक आ गई होगी कि पहले जो सादा ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं था, एडवांस चीज़ें नहीं थी, सॉफ्टवेयर नहीं थे, उसमें लाखों एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती थी। अब जब हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे कंप्यूटर, जैसे जैसे हमारे पास स्किल लेबर आती गई, पहले लोग होते थे एक बंदे को एक ही काम करना आता था। अब आप देखेंगे एक डॉक्टर है, उसको बिज़नेस का भी आइडिया है, उसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना भी आता है, और भी किसी फील्ड से अगर आप बात करें मार्केटिंग की या किसी लेवल से भी, तो वो आपको उस पर पूरी डिटेल बता सकता है, ब्रीफिंग बता सकता है। तो यानी कि एक बंदा एक ही फील्ड के साथ लिंक नहीं है, बल्कि उसकी जो वर्किंग तरीक़ाकार है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस वजह से जहाँ पे पहले 10 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अब एक इंडिविजुअल काम करता है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल की बजाय फ्लैट हो गया। अब ये बात हो गई। अब देखते हैं, अगर इस सिनेरियो को हम माइंड में रखें तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस लिहाज से जो न्यू ट्रेंड्स हो गए हैं वर्क प्लेस पे। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन, अच्छा माइंड को ज़रा दौड़ाएं, आपको क्या लगता है पहले एजुकेशन ज़्यादा थी या अब ज़्यादा एजुकेशन है? डेफिनेटली आपको पहले जो हमारे बाप हैं, जो हमारे दादा हैं, जो जिनकी ज़िंदगी है अभी, आप अगर उनसे पूछें तो उस वक्त वो आपको बताते होंगे कि जिस बंदे ने मैट्रिक किया होता था, जिस बंदे ने एंटर या ग्रेजुएशन की होती थी, उसको, जिसने ग्रेजुएशन की होती थी उसको कहते हैं वलायत पास। तो वलायत पास बंदा जो है उसको तो क्या ही बात है, उसकी तो ऐसे बल्ले बल्ले होती थी कि बात ना पूछें। और आजकल के जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनको वो वाले जो मैट्रिक बंदे जिसने की हुई है, भले आता जाता उसको इतना एडवांस ना हो, लेकिन बातों बातों में वो आज हिलने जुलने नहीं देते। और दूसरे नंबर पे हमने जब मैट्रिक किया था 2001 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो साइंस का स्टूडेंट होता था, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता होता था, उसके लिए घर में अलग से 1 किलो दूध का वो लग जाता था। कि अब जो बच्चे ने बड़ी साइंस पढ़ना शुरू कर दिया है तो कहीं इसका दिमाग जो है वो सटक न जाए। तो ये वाकई सच बात है। ऐसे लोग होते थे जो सटक भी जाते थे। क्यों सटक जाते थे? कि वो रट्टा लगाते थे और चीज़ें जो है उनको जब भूल जाती थी वो प्रेशर लेने के बाद पागल भी हो जाते थे। वाकई ऐसे बात है। आज देखें तो हर चीज़ आपको बड़ी एक्सप्लेन के साथ समझाई जाती है, किसी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के पास पहले से जो आप लैपटॉप उठाते हैं तो उसमें आप यूट्यूब देखें, आप उस पर जो है वो फेसबुक देखें, आप उस पर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर देखें, तो आपको नॉलेज की भरमार है। तो लोगों के पास एजुकेशन पहले की निस्बतन ज़्यादा हो चुकी है। अब पहले बंदे के पास एक डिग्री होती थी, अब एक बंदे के पास कई सारी डिग्रीज होती हैं। डाइवर्स फील्ड का नॉलेज होता है। अच्छा, तो एजुकेशन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि लोगों के पास अब एजुकेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो एक बंदा एजुकेटेड जिसके पास पहले एक बेसिक स्किल होती थी, जो काम सीख लेता था वही काम करता था। अब जिस बंदे को किसी चीज़ का ना भी आइडिया हो, तो नॉलेज इतना मजबूत हो चुका है, एजुकेशन इतनी फरावानी है कि जो काम आप नहीं भी जानते, जाएँ यूट्यूब पर देखें और कुछ ना कुछ आपको टेक्निक्स मिल जाती हैं, आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि गाड़ियों के मैकेनिक के अलावा खुद जो ड्राइव कर रहा होता है वो भी कई सारी चीज़ें खुद ठीक कर लेता है। तो एजुकेशन लोगों में ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा, जो आज के मॉडर्न जो दौर में या जो चेंजिंग एनवायरनमेंट या न्यू ट्रेंड एक है, वो है वर्क टाइम का। वर्क टाइम, अच्छा, वर्किंग टाइम के लिहाज से अगर हम बात करें तो आप किसी से भी पूछें, अपने बॉस से पूछें, अपने टीचर से पूछें, तो उस वक्त क्या था? स्कूल सिस्टम देखें, ऑफिस टाइम देखें, सुबह 8 बजे जाओ और 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जितने तक छुट्टी होती थी वो उतना था ट्रेंड। अब देखें, कोई जो है वो इंडिया के टाइम के हिसाब से काम कर रहा है, कोई अमेरिका के टाइम्स के हिसाब से कर रहा है, कोई यूके के टाइम के हिसाब से काम कर रहा है। जिसका जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है उसके इन्वायरमेंट के साथ वो सर्वाइव कर रहा है। किसी लोगों को देखेंगे तो रात की शिफ्टों में वो 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर रहे होते हैं, रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब अगर आपको कहीं कोई जॉब मिले और आपसे पूछे कि आपका क्या ऑप्शन है, तो हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं फ़र्स्ट टाइम तो यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करूँगा, क्यों ना ऐसा करूँ कि सुबह मुझे 8 बजे यूनिवर्सिटी जाना होता है और 12 बजे मैं छुट्टी कर लेता हूँ, वहाँ से आके मैं सो जाऊँ और शाम को मैं ड्यूटी पे चला जाऊँ और शाम के बाद मैं तकरीबन 10-11 बजे तक काम करूँ। तो आपको कन्वीनियंटली वर्क इन्वायरमेंट क्या है
6 PM से लेके 11 PM तक आपको सूट करता है, उससे क्या हुआ, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने घर के मामलात को देख सकते हैं। अगर एक बंदा है, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसने मेडिसिन लेनी है, वो कहता है कि ऑफिस में कल मॉर्निंग के बजाय मैं सेकंड टाइम में काम कर सकता हूं, तो जब अगर वो मॉर्निंग में उसको अपना बॉस लाजमी तौर पे बुलाता ही है तो वो उसकी परफॉर्मेंस काम की नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा, वो मेंटली रिलैक्स नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इससे क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है, वो जो भी प्रोडक्ट जिस भी वर्किंग एरिया में काम करेगा वहाँ पे गलतियाँ करेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं है बल्कि अपने बच्चे की तरफ है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्लेक्सिबल टाइम देती है कि जब आपका दिल करे 6 घंटे आप 24 घंटों में आके काम करें, या हफ्ते में 40 घंटे आपने काम करना है, तो ये आपकी मर्जी है। एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, अगले दिन में 12 घंटे काम करते हैं, अगले दिन में आप 16 घंटे काम करने के बाद ये टारगेट्स आपके हैं, ये अचीव करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बच्चों की तालीम का देखें, आपने किसी शादी में जाना है, आपने दोस्तों के साथ किसी आउटिंग या टूर पे जाना है, तो आप जाते रहें, कोई मसला नहीं। जब इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा तो एक बंदा जो है वो उसका आउटपुट भी ज़्यादा होगा और वो बड़ा रिलैक्स फील करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस के साथ जब काम करेंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो ये वर्क टाइम का बड़ा चेंज आ चुका है, जो कि पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी, किसी को इतना जो है वो नहीं दिया जाता था एक ऑप्शन कि आप जब भी फील करें कि मुझे ये मुनासिब लगता है टाइम काम करने का तो वो कर सकता था, जबकि अब ये चीज़ अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड, कोई भी आप कहें तो एक ही बात है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंसानों का बढ़ चुका है। क्यों? आप अभी इस ऑफिस में या इस रूम में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास लैपटॉप मौजूद है। पहले लोगों के पास क्या लैपटॉप था। अब मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं मिल रही, फ़ौरन से मैं ये चीज़ उठाऊँगा, गूगल पे डालूंगा, मुझे एक एग्जांपल मिल जाएगी। मुझे इसका न्यूमेरिकल देखना है वो देख लूँगा, मैंने इस चीज़ की एक पिक्चर देखनी है वो मुझे मिल जाएगी। कितना है कन्वीनियंट है ना। तो स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे एसी चल रहा है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूँ तो पंखा भी चला लूँ साथ में। तो यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम देखें तो लाइटिंग भी जो मुझे कन्वीनियंट लगती है, जो मुझे चुभे ना, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास चेयर है, यहाँ पे मेरे पास रोस्टम है। तो ये सारी चीज़ें, एक बुक पसंद नहीं आती दूसरी बुक मेरे पास अवेलेबल है, और सिटिंग के लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। अब देखें तो मेरा जो आज का एक पढ़ाने वाले टीचर का एक इन्वायरमेंट देखें, प्रिंटर मौजूद है, एक कंप्यूटर, ये लैपटॉप पड़ा है साथ में, वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, एक मसला देता है तो दूसरी चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो इससे क्या है, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत हैं वो हर चीज़ अवेलेबल है। मुझे पानी नहीं पसंद, ड्रिंक अवेलेबल है। पानी अगर मैंने गर्म पीना है तो वो भी मिल जाएगा, अगर मुझे बहुत ठंडा पानी पीना है वो भी मिल जाएगा, और अगर मुझे जो कुछ और जूसेस वगैरह है मैं फ़ौरन से ऑर्डर करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए मुझे कॉस्ट बियर करना पड़ती है। जैसा कि पंखा चलाऊंगा बिल ज़्यादा आएगा, एसी चलाऊंगा उसका बिल और ज़्यादा आएगा, लैपटॉप इस्तेमाल करता हूं तो मुझे ये परचेज़ करने के लिए ज़्यादा कीमत पे करना पड़ेगी, और इसके अलावा मैं साथ में इंटरैक्टिव स्क्रीन के साथ साथ इसको वाइट बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करता हूं, तो ये इसके दोहरा फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो चीज़ें अवेलेबल हुई, मुझे इसकी कास्ट बियर करना पड़ रही है। कास्ट बियर करने की वजह से मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुझे अगर नॉर्मल एक बंदा नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है और वो पर मंथ अपने 15,000 एक्सपेंडिचर उसके हैं, तो मैं जब ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ तो मुझे उसकी कास्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। हो सकता है 20+ 25,000 तक मुझे नॉर्मल एक्सपेंसेस बियर करना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड पहले के टीचर की निस्बतन बेहतर हो चुका है, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बेहतर करने के लिए आपको एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ती हैं, आपको इनोवेटिव भी ज़्यादा होना पड़ता है, आपको क्रिएटिव भी ज़्यादा होना पड़ता है। तो इस तरह से जो मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर आप पूरा कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप सेटिस्फाई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब एक बंदा, उसके पास सारी जो आसाइशात हैं आज के टाइम में, तो वो उसको मुयस्सर हैं। जिसको नहीं मुयस्सर वो ये फील करता होगा कि यार ये ज़िंदगी का बड़ा खुश नसीब बंदा है, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है दूसरे से, उसको सहूलियात मुयस्सर हैं। हालांकि हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर में लाइफ गुजार रहा हो, लेकिन दूसरा बंदा जो ये चीज़ें नहीं उसके पास, वो ये कोशिश करता है, स्ट्राइव करता है कि मैं इस तरह के इन्वायरमेंट को
अवेलेबल कर सकूं अपने लिए। तो इसके लिए वो स्ट्राइव करता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जाएगा वो कहेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन इतना सपोर्ट करे, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़, मेरे बच्चों के अखराजात, मेरी एजुकेशन, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड, मेरे काम के दौरान में अच्छी लाइटिंग का सिस्टम, मेरे काम के दौरान में एसी, ये सारी चीज़ें हूँ, मुझे ब्रेक टाइम में टी भी मिले, मुझे लंच टाइम में खाना भी मिले। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी सहूलियात दे रही होती है उसका एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आउटपुट हासिल करती है। लेकिन साथ में ये एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या है, एक रिक्वायरमेंट भी आ गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना। इसके बाद है एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड, ये इसके साथ जुड़ी हुई है लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड। अब यहां पे देखें, मैं अपने एक एग्जांपल दूं कि पहले हम जब पढ़ते थे, टीचर होता था, वो बिल्कुल वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता था, उसके ऊपर चाक से टीचर लिखते होते थे और कुछ टीचर की राइटिंग इतनी माड़ी होती थी कि वो जब बोल रहे होते थे तो साथ में हम लिखते जा रहे होते थे। सारी चीज़ें वो कोशिश करना कि उसको हम पिक कर लें और उन चीज़ों को देखिए। उस वक्त वो सारी चीज़ें थी। आज मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं कि आपको कोई इशू, वो कहते हैं कि जी ये चीज़ जो आपने बड़ी तेज़ी से पढ़ाई थी आप मुझे दोबारा पढ़ा दें, ये मुझे सही समझ नहीं आई। यहाँ पे देखें, आपने वो चीज़ कही थी, मेरे से नोट्स नहीं बनते, आप मुझे पीडीएफ दें, आप मेरे लिए कोई बुक ऐसी रिकमेंड करें जिसमें से टू द पॉइंट आए। आप सारी की सारी चीज़ों को समझाएं ना, बल्कि मुझे सादा सी चीज़ बताएं जो एग्जाम में आने वाली है। अब देखें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ चुकी होती है, चेंज हो चुकी थी। वो कहता है मुझे टाइम भी मेरी मर्जी का हो, एजुकेशन भी मेरे बच्चों की यही कंपनी उठाए, मेरी मेडिकल फैसिलिटी भी यही कंपनी उठाए, मुझे कन्वेंस भी यही कंपनी दे, मेरे लिए एक बड़ा बेहतरीन सा कन्वीनियंट इन्वायरमेंट हो, मेरा जो बॉस है वो बॉस बन के ना बात करे बल्कि छोटा भाई होकर बात करे। ऊपर से आएगा तो मेरा दिमाग तो प्रेशर से फट जाएगा, यार देखो ये मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ तो वो मुझे प्रेशर से बात कर रहा है। तो मतलब कि हर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती और एम्प्लॉय का टर्नओवर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एम्प्लॉय कहता है यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे काम करके क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2 लाख तनख्वाह मिल रही है तो कोई बात नहीं है, मेरी साथ इतनी कर रहा है, मुझे बेहतर है कि मैं 1.5 लाख वाली सैलरी पे काम कर लूँ लेकिन मुझे रेस्पेक्ट तो मिले, मुझे जो मेरी राय है, जो मेरा एक आइडिया है उसको एक्चुअलाइज तो किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ चुकी हैं। ये पहले एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर इतना नहीं पूछता था, इतना ख्याल नहीं रखता था। आज के इन्वायरमेंट में जो एम्प्लॉय है उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है, उसकी डिमांड भी बढ़ चुकी है कि वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या तवक्कुआत रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो आज की ऑर्गेनाइजेशन में हमें नज़र आता है, वो है डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज़। डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज एट वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या है कि वर्किंग वाली जगह पे आप देखें, जो यूके में, यूएसए में लोग ज़्यादा एजुकेशन भी है, लोग पढ़ने भी जाते हैं, वहाँ पे एजुकेटेड वर्क फोर्स भी है, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से, इवन के डेवलपिंग कंट्रीज से भी लोगों को हायर करके बुलाते हैं। उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक लोकल विलेज के सारे लोग हों, एक ही शहर के सारे एम्प्लॉयज़ हों जो अवेलेबल हों और सारा काम करते हों, इसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और जॉब करते हैं, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग उसमें मौजूद हैं और मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर उससे भी हम देखें, उसी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अमेरिकन सिटीज़न भी हैं, यूएसए के भी हैं, एथियोपिया के भी हैं, अफ्रीकन के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के भी हैं और मुस्लिम मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके भी हैं, और मशरकी कंट्रीज जैसे जापान है, चाइना है, इस तरह के ममालिक से भी लोग आके काम कर रहे हैं। तो और मेल भी है और फीमेल भी, इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्स वर्कफोर्स, यानी कि मुख्तलिफ नौइयत की, मुख्तलिफ रंगत के, मुख्तलिफ जेंडर के, मुख्तलिफ मैंटेलिटी के सलाहियतें रखने वाले लोग उसमें काम करते हैं। तो इट्स मीन कि डाइवर्सिटी है। एंड जेंडर इशूज़, जहाँ पे मेल भी हूँ, फीमेल भी हूँ, वहाँ पे मसाइल भी होते हैं और उनके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, मेल फीमेल को डोमिनेट ना करे, उसको सेक्सुअली हरास ना करे, उससे मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेशर दे के उससे कुछ मुख्तलिफ मफादात ना अटैच हों या उसके लिए कन्वीनियंट वर्क इन्वायरमेंट अवेलेबल ना हो सके। तो इस तरह के इश्यूज़ को काउंटर भी करना।
जब मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग आते हैं उनके अंदर क्रिएटिव सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, वर्किंग का स्टाइल मुख्तलिफ होता है और वो एक दूसरे से घुलने मिलने में बड़ा टाइम लगता है। और उससे फिर क्या होता है कि घुलने मिलने की बजाय वो अपने वर्क पे फोकस रहते हैं और वो जो कंट्री के साथ बड़े मुखलिस होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे कंट्री का यहाँ पे नाम रोशन हो, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं मैं ऐसा काम करूं कि वो कहे कि हाँ पाकिस्तानी जो वर्कर है उसकी जो है वो मेंटल कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी है, वो इनोवेटिव भी है, वो उसके पास बहुत अच्छे आइडिया हैं और एफिशिएंसी भी बड़ी है। तो इस तरह की जो तगदो होती है, एफर्ट होती है, मुल्क के साथ पैट्रियटिज्म होती है, इस चीज़ की माइंड में रखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी जुड़े हुए ही हैं दूसरे दो हमारे पास। एक है क्वालिटी वर्क प्लेस, क्वालिटी वर्क या क्वालिटी वर्क वर्किंग यानी कि लेवल जो है, या क्वालिटी वर्क स्टैंडर्ड जो होते हैं, यानी कि लिविंग के लिए, या क्वालिटी वर्किंग यानी कि वर्किंग प्लेस आपकी इस तरह से आपको दी जाए जहाँ पे आप कन्वीनियंटली काम कर सकें। अब देखें, लेट्स सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं आधा घंटा खड़ा हो सकता हूँ, उसके बाद मैं थक जाता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसी जो है वो चेयर टाइप भी हो जिससे मेरी एफिशिएंसी भी ना डिस्टर्ब हो, लेकिन मुझे खड़े होके मेरे जिस्म में कोई तकलीफ भी ना हो। तो इसको क्या कहूँगा कि क्वालिटी वर्क है। यहाँ पे गर्मी का मौसम है तो अगर मेरे पास एसी अवेलेबल है तो मैं कहूँगा कि क्वालिटी वर्क मौजूद है। अगर यहाँ पे सर्दी का मौसम है और मुझे हीटर की जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, हीटर मौजूद है जिससे मुझे ज़्यादा सर्दी ना लगे, तो मैं कहूँगा क्वालिटी वर्क प्लेस मौजूद है। तो क्वालिटी वर्क प्लेस जो है वो अवेलेबल करना भी और उसकी एक्सपेक्टेशन रखना भी एक ट्रेंड हो चुका है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं उनमें इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मौजूद हैं। उसको पीने के लिए पानी, उसको हवादार जो वर्किंग प्लेस, उसको रीज़नेबल लाइट अवेलेबल है जिसमें वो कन्वीनियंटली काम कर सकता हो। इसके अलावा उसको सेफ्टी गैजेट्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी कोई मिसहैप होता भी है तो उसकी बॉडी को कहीं पे नुकसान ना हो सके, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है और न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस है। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट को बनाते हुए वर्किंग के जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को इस लिहाज से लेके चलना है कि उसके अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो इसको क्या कहते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर है और उसकी टॉप पे उसका CEO है। CEO इस तरह से डिसीजंस करे कि उसके कोई भी डिसीजन गलत ना हो और एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो ऐसे काम करे कि उसको पूरे महीने में कोई भी गलती ना हो और सारे के सारा जो काम करता हो एक्यूरेट करता हो। जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसी तरीके से बरूए कार लेके आए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हर स्टेप पे वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अब एक कंपनी सेलफोन बना रही है तो उसकी बॉडी में कोई फ्लॉ नहीं आना चाहिए, बॉडी बनाने वाला हर बंदा ठीक काम कर रहा है और बॉडी जितनी भी बनती है उसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं हो रही। कैमरा पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैमरे भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सेलफोन के, और उससे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो बिल्कुल कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वो साल उसकी वारंटी, तो वारंटी के ड्यूरेशन में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। उसके प्रोसेसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो प्रोसेसर बनाने वाला है, कैमरा बनाने वाला है, उसकी LCD बनाने वाला है, उसका कवर बनाने वाला है, तो जितने भी चीज़ें बनाने वाले हैं किसी भी स्टेप पे कोई भी फॉल्ट ना आए, तो इसको कहेंगे कि हर स्टेप पे उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया गया है कि कोई भी चीज़ जो लो क्वालिटी में ना बन सके। तो इसको हम क्या कहेंगे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि जितने भी उसमें स्टेप्स आते हैं या जितने भी उसके पार्ट्स बनते हैं प्रोडक्ट के, उसको इस तरीके से लेके चलना, या उसके अंदर जो स्टेप्स हैं या सुपरविजन या मॉनिटरिंग के इस तरह के सिस्टम या अप्लायंसेस को लेके आना कि उसकी क्वालिटी डाउन ना हो और उस जो भी एक ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट को दुनिया में एक एग्जाम्पलरी जो है वो सलाहियत दी जाए और जितने भी यूज़र्स हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाई होते हों कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ब्रांड के जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं उसमें मसला मसाइल नहीं आते। यानी कि वो कंपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के उसूल को बड़ा जो है फोकस करती है, मद्देनज़र रखती है। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ जो चीज़ें देखी, न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस, तो उसमें हमने देखा एजुकेशन किस तरीके से आज बढ़ चुकी है, वर्क टाइम फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो चुके हैं, लोगों की तवक्कुआत, वर्कर्स की तवक्कुआत बढ़ चुकी हैं।
वर्किंग प्लेस पे डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ लोगों की जो है वो नस्ल के लोग, मुख्तलिफ जेंडर के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक है। और क्वालिटी वर्क प्लेस जो है वो दी जाती है लिविंग के लिए या काम करने के लिए। इसके अलावा उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए या कंपनी के ब्रांड को सक्सेसफुल करने के लिए जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए चेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट में जो HRM के जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें न्यू ट्रेंड्स क्या हैं और उनको कैसे कैटर फॉर किया जाता है, लोगों के क्या तवक्कुआत हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे मीट करने की कोशिश करती है। तो इसको उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में अगर कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने समझ ली होंगी। तो आज के सेशन को यहाँ पे जो है वो ब्रेक करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।